हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका का अबनाए हरमुज की नाकाबंदी का ऐलान, ट्रंप ने जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रोकने का दिया हुक्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और गैर मामूली ऐलान करते हुए अबनाए हरमुज में जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का इशारा दिया है, जिससे खित्ते में सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिकी बहरिया को फौरी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि वो अबनाए हरमुज में दाखिल होने या वहाँ से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की निगरानी करे और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें रोका जाए। इनके मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में बढ़ते हुए खतरात और ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी के पेश नज़र किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इस अहम आलमी बहरी रास्ते को महफूज रखने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि समंदर में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी के खदशात पहले ही जहाज़रानी को मुतासिर कर रहे हैं और अगर ये खतरा बरकरार रहा तो बैनुल-अक़वामी तिजारत शदीद मुतासिर हो सकती है। उनका कहना था कि कोई भी जहाज़ मालिक ऐसी सूरत हाल में खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होगा जहाँ पर हर लम्हा तबाही का अंदेशा हो। जो कभी धमकियां देता था आज खौफजदा है, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की कोशिशों में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ने गज़ा में हमास, लेबनान में हिज़्बुल्लाह, शाम में असद हुकूमत, इराक़ में मुस्लह गुरूहों और यमन में हूसियों के जरिए इसराइल को घेरने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका अफवाज ने ईरान की ताकत को कमज़ोर कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जो ईरानी हुक्मरान कभी इसराइल को मुकम्मल तबाही की धमकियाँ देते थे, आज वो खौफ के आलम में अपनी बका के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे इस जंग में इसराइल पहले ही तारीखी कामयाबियां हासिल कर चुका है, लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुस्तक़बिल में ईरान पर मज़ीद हमले होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया। इनके मुताबिक ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना और इसे दोबारा कभी जोहरी हथियार बनाने से रोकना इसराइल का बुनियादी हदफ है। दूसरी जानिब ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अगरचे पाकिस्तान में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन ईरान मुस्तक़बिल में दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी एक ही मुलाकात में मुआहदा हो जाना हकीकत पसंदाना तवक्को नहीं थी। ऐसे मुतालबात किए गए थे जो जंग के जरिए भी हासिल नहीं किए जा सकते थे, ईरान ने कहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस ने कहा है कि ईरान ने इनकी शराइत कबूल नहीं की, इसी वजह से कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। ताहम ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका की बेमायने मुतालबात ही मुज़ाकरात की नाकामी की असल वजह हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने ऐसी चीज़ें मुतालबा की हैं जो जंग के जरिए भी हासिल नहीं की जा सकती थी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अवामी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरानी वफ़द ने 21 घंटे तक मुज़ाकरात किए। मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरानी नुमाइंदों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अमेरिका के बेबुनियाद मुतालिबात की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। घाना में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने कहा कि अमेरिका ने मुज़ाकरात में वो मुतालिबात रखे जो वो जंग के जरिए भी हासिल नहीं कर सका। ईरान ने वाज़ेह किया है कि इसने उन तमाम मुतालिबात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि अबनाए हरमुज़ बंद ही रहेगी, जिसकी वजह से जे डी वेंस खाली हाथ वापस लौट गए। ईरान ने तंज़े अंदाज में कहा कि अमेरिका के पास अपनी साख बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कई मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय हो गया था, लेकिन दो अहम निकात पर इख्तिलाफात की वजह से मुआहदा नहीं हो सका। ताहम उन्होंने इन निकात की वजाहत नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हरमुज़ और ईरान के जोहरी हुकूक़ से मुताल्लिक़ तनाज़ात ही मुज़ाकरात की नाकामी की असल वजह हैं। अमेरिका ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा, ईरान ने कहा। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले मोहम्मद बाकर ख़ालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात से पहले ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कामयाब बातचीत के लिए संजीदा नीयत और मजबूत इरादा ज़रूरी होता है। तहम गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात की बुनियाद पर इन्हें मुखालिफ फ़रीक़ पर एतमाद नहीं था। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर ख़ालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द के अराकीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, लेकिन मुखालिफ फ़रीक़ इस मरहले पर ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका अब ईरान के मौक़िफ़, मंतिक़ और उसूलों को अच्छी तरह समझ चुका है और अब ये इसी पर मुनहसर है कि वो ईरानी एतमाद जीतने में कामयाब होता है या नहीं। ख़ालिबाफ के मुताबिक ईरानी कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सिफारती कोशिशों के साथ साथ अस्करी जिद्दोजहद पर भी यकीन रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 40 रोज़ा जंग के दौरान हासिल होने वाली कामयाबियों से वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में उन्होंने मुज़ाकराती अमल में सहूलत फ़राहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और अपने वफ़द के अराकीन की काविशों को सराहते हुए कहा, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको मज़ीद हौसला अता करे।
जंग में 3000 से ज्यादा शहरी हलाक, ईरानी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदाद-ओ-शुमार जारी। ईरान ने दावा किया है कि गुज़िश्ता तकरीबन 40 दिनों के दौरान अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 3375 शहरी हलाक हो चुके हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2875 मर्द और 500 ख़वातीन शामिल हैं। ईरान के फॉरेंसिक मेडिसिन इदारे के सरबराह अब्बास मस्जिद ईरानी ने ये इदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। ये इदाद-ओ-शुमार ऐसे वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। दूसरी जानिब लेबनान में भी इसराइली फौज की जानिब से हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए शदीद हमले जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में अब तक तकरीबन 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हालिया दिनों में एक ही दिन में लगभग 300 अफराद की हलाकत की भी खबर है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया बातचीत में लेबनान पर जारी हमलों का मामला भी एक अहम मौजू के तौर पर ज़ेर बहस आया। हिंदुस्तानी मौसीकी की लेजेंड गुलकारा आशा भोसले 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। हिंदुस्तानी मौसीकी की लेजेंड गुलकारा आशा भोसले का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहां इतवार के रोज़ उन्होंने आखिरी सांस ली। इनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि आखिरी रसूमात पीर की शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। इत्तलात के मुताबिक सीने में इन्फेक्शन की वजह से इन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी, जिसके बाद हफ्ते की रात इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आशा भोसले भारतीय फिल्मी मौसीकी की एक अजीम शख्सियत थी, जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी आवाज़ के जरिए करोड़ों दिलों पर राज किया। इनके इंतकाल से मौसीकी की दुनिया एक अहद के खात्मे से दो चार हो गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मशहूर गुलकारा आशा भोसले की रहलत पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर गुलकारा आशा भोसले की रहलत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और इन्हें हिंदुस्तान के असद, मकबूल आम और हरफन मौला आवाज़ों में से एक के तौर पर तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा, हिंदुस्तान के मकबूल आम और हरफन मौला आवाज़ों में से एक आशा भोसले जी की रहलत पर अजहद गमगीन हूँ। कई दहाइयों पर मुहित इनके गैर मामूली मौसीकी के सफ़र ने हमारे सकाफती वरसे को मालामाल किया और दुनिया भर के लातादाद दिलों को छुआ। ख्वाह उनकी रूह परवर मौसीकी हो या पुरजोश धुनें, इनकी आवाज़ में लाजवाल उम्दगी पाई जाती थी और आवाम की जिंदगियों में इनके नगमों की बाज़गश्त हमेशा सुनाई देगी। आशा भोसले को चीफ मिनिस्टर का खिराज। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने नेशनल अवार्ड याफ्ता और पद्म भूषण से सरफराज गुलकारा आशा भोसले की मौत पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मौसीकी में आशा भोसले की गैर मामूली खिदमत, दहाइयों पर मुहित उनका फ़नी सफ़र और मुख्तलिफ ज़बानों में इनकी हमजहत गुलकारी एक ऐसा लाजवाल विरसा है जो आने वाली नस्लों को हमेशा मुतासिर करता रहेगा। इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स का ऐलान, मजमूई तनासब 70.58%। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार को इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम्स मार्च 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें मजमूई कामयाबी का तनासब 70.58% रहा। हुकूमत के मुशीर के केशवर राव ने नताइज जारी करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और जो तलबा कामयाब नहीं हो सके इन्हें हौसला देते हुए कहा कि वो बगैर हिम्मत हारे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट तालीम तलबा के मुस्तकबिल की तालीमी और पेशा वराना ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद होती है। पहले और दूसरे साल के एग्जाम्स में मजमूई तौर पर 9.97 लाख तलबा ने शिरकत की, जो 1495 मराकिज़ पर मुनक़िद हुए। ये एग्जाम्स 25 फरवरी से 18 मार्च तक हुए, जबकि अमली एग्जाम्स फरवरी के अवाइल में मुनक़िद किए गए। पूरा अमल 31,743 निगरानों और 28,507 मुमतहीन की मदद से 20 मराकिज़ जांच में बखूबी अंजाम पाया। फर्स्ट ईयर में कामयाबी का तनासब 66.20% रहा, जबकि सेकेंड ईयर में ये बढ़कर 70.58% हो गया। दोनों सालों में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जो एक मुसलसल रुझान है। हुक्काम के मुताबिक तलबा अपने मार्क्स मेमो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अलग से कोई हार्ड कॉपी जारी नहीं की जाएगी। जवाबी कापियों की दोबारा गिनती और जांच के लिए सहूलत 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सरकारी वेबसाइट के जरिए दस्तियाब रहेगी। इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स तहरीरी का आगाज 13 मई से होगा, जबकि अमली यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्स 22 मई से शुरू होंगे। तलबा की जहनी दबाव और नतीजे के बाद की परेशानियों से निपटने के लिए मुशावरती खिदमत और हेल्पलाइन सहूलतें भी फराहम की गई हैं। इंटर सेकेंड ईयर में एमएस जूनियर कॉलेज के तलबा की शानदार कामयाबी, हफ्सा बेगम को स्टेट फर्स्ट रैंक, 55 तलबा को 990 से ज़्यादा मार्क्स। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर 2026 के नताइज के ऐलान के साथ ही एमएस एजुकेशन एकेडमी ने एक बार फिर अपने तालीमी बरतरी का लोहा मनवा लिया। इस साल एमएस जूनियर कॉलेज के 55 तलबा ने 1000 में से 990 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए, जो कि एक गैर मामूली और तारीखी कामयाबी है। इस शानदार कारकर्दगी की क़यादत हफ्सा बेगम ने की, जिन्होंने 1000 में से 997 मार्क्स हासिल करते हुए रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया। उनका ये स्कोर न सिर्फ रियासती सतह पर नुमाया है, बल्कि एमएस एजुकेशन एकेडमी की इंटरमीडिएट तारीख में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर भी है। हफ्सा बेगम एमएस एजुकेशन एकेडमी की होने वाली हार्ट स्कॉलर हैं, जो इस खुसूसी स्कॉलरशिप के तहत 8वीं जमात से इंटरमीडिएट तक जेर तालीम रही। ये स्कॉलरशिप उन तलबा के तालीमी मुआविनत के लिए है जिन्होंने कोविड के दौरान अपने वालिद को खो दिया।
ताकि वो अपनी तालीम एतमाद के साथ जारी रख सकें। दिगर नुमाया तलबा में सैयदा अस्मा फातिमा BPC 995, इकरा अली BPC 995, सफ़ा उम्मतुल फ़तीर 995 BPC, माहिन फातिमा 993 BPC, मरियम तबस्सुम BPC 992 और असरा अब्दुल रहीम BPC 991 शामिल है। सैयदा सारा उनिसा 995 MPC, नोमा फातिमा 993 MPC, मोहम्मद जुबैर 993 MPC। इसी तरह CEC के तलबा में सैयदा अतीक़ा ज़ोहा 985, हफ्सा फातिमा 984 और यासिन शेख 982 ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। MS एजुकेशन एकेडमी के कॉर्पोरेट ऑफिस में इन नुमाया तलबा के एजाज़ में एक पुरवखार तकारीब तहनीत का भी इनेकाद किया गया, जहाँ टॉपर्स को खुसूसी तौर पर सराहा गया। नारायणपेट की तालिबा आफिया तबस्सुम की गैर मामूली कामयाबी, इंटरमीडिएट में 994 नंबरात हासिल कर लिए। नारायणपेट में इंटरमीडिएट नताज के मौके पर शानदार कारकर्दगी सामने आई है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से जारी करदा सालाना एग्जाम्स 2025-26 के नताइज में नारायणपेट की रिहायशी आफिया तबस्सुम ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। उन्होंने वागा देवी कॉलेज महबूब नगर से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में 1000 में से 994 नंबरात हासिल किए हैं। इनका हॉल टिकट नंबर 2656202021 है। वाज़ेह है कि वो जनाब हबीबुर रहमान साहब ताजी की दुख्तर हैं। इनकी इस शानदार कामयाबी पर अहल खाना और रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार करते हुए इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मोहम्मद समीउद्दीन ताज ने इंटरमीडिएट में 911 नंबरात हासिल कर लिए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से कल जारी करदा इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स 2025-26 के नताइज में नारायणपेट जिले मुस्तखिर के मुतवत्तिन जनाब मोहम्मद कासिम साहब ताज मरहूम के नबीरा मास्टर मोहम्मद समीउद्दीन ताज वल्द शरफुद्दीन साहब ताज हाल मुकीम हैदराबाद ने श्री गायत्री जूनियर कॉलेज मेहदीपट्टनम हैदराबाद से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में रियासती सतह पर इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते हुए 1000 के मिनजुमला 911 निशानात हासिल किए हैं, जिनका हॉल टिकट नंबर 2660209799 है। इनकी इस कामयाबी पर अहल खाना और रिश्तेदारों ने मुबारकबाद पेश करते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री का 13 मई से आगाज़, एग्जाम फीस दाखिल करने की आज से सहूलत। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स बराए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी बोर्ड कृष्ण आदित्य के मुताबिक 13 मई से एडवांस सप्लीमेंट्री का आगाज़ होगा, जो 21 मई तक जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 22 में से होंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स रोजाना 2 सेशंस में रहेंगे। एडवांस सप्लीमेंट्री के लिए 13 अप्रैल से 20 अप्रैल एग्जाम फीस मुताल्लिक़ा जूनियर कॉलेजेस पर जमा की जा सकती है। शेड्यूल के मुताबिक 13 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज पेपर 1, जबकि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सेकेंड ईयर सेकेंड लैंग्वेज पेपर 2 का एग्जाम रहेगा। 14 मई को इंग्लिश, 15 मई को मैथमेटिक्स, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, 16 मई को मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी और हिस्ट्री, 18 मई को फिजिक्स इकोनॉमिक्स, 19 मई को केमिस्ट्री और कॉमर्स, 20 मई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिज कोर्स मैथ्स और 21 मई को मॉडर्न लैंग्वेज और ज्योग्राफी मज़ामीन का एग्जाम रहेगा। 20 मई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिज कोर्स मैथ्स और 21 मई को मॉडर्न लैंग्वेज और ज्योग्राफी मज़ामीन का इम्तिहान रहेगा। वोकेशनल कोर्सेज के लिए अलहदा टाइम टेबल जारी किया जाएगा। पर्चे जात की जांच के लिए आज से ऑनलाइन दरख्वास्तों की सहूलत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के उम्मीदवारों के लिए पर्चे जात की दोबारा जांच और जवाबी पर्चे जात की स्कैन कॉपी हासिल करने की सहूलत फराहम की है। दोबारा जांच या दोबारा जांच के साथ जवाबी पर्चे की स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए ऑनलाइन रकम अदा कर सकते हैं। दोबारा जांच के लिए फ़ी पर्चा 100 रुपये, जबकि स्कैन कॉपी के लिए फ़ी पर्चा 800 रुपये फीस है। बोर्ड की वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर दरख्वास्त दी जा सकती है। 13 से 20 अप्रैल दोबारा जांच या स्कैन कॉपी के लिए रकम अदा की जा सकती है। सेक्रेटरी ने बताया कि आखिरी तारीख के बाद ऑनलाइन खिदमत रोक दी जाएंगी। एसएससी के मई के पहले हफ्ते में रिजल्ट्स का इम्कान। एसएससी के रिजल्ट्स का इम्कान है कि मई के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। अगरचे के पीर को एसएससी का आखिरी पर्चा होने वाला है, तहम महकमा तालीमात ने अब तक हुए एग्जाम्स के जवाबी पर्चों की जांच के लिए इंतजामात में तेज़ी पैदा कर दी है। रियासत भर के 2676 इम्तिहानी मराकज़ में सख्त निगरानी में ये एग्जाम्स मुनक्किद हो रहे हैं। इन एग्जाम्स की तकमील के बाद जवाबी पर्चों की जाँच पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो मरकूज़ कर दी जाएगी। 3 अप्रैल से पर्चों की जाँच का काम किया जाएगा। ओहदेदार चाहते हैं कि 23 अप्रैल तक पर्चों की जाँच के काम तकमील हो जाएँ, जिसके बाद बगैर किसी ताख़िर के निशानात की एंट्री का काम किया जाएगा। गुज़िश्ता साल नताइज का ऐलान 30 अप्रैल को किया गया था। केटीआर का बड़ा ऐलान, साल 2027 में पदयात्रा बीआरएस आइंदा इंतखाबात में अकेले मुकाबला करेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने ऐलान किया है कि वो साल 2027 में अवामी मसाइल पर पदयात्रा करेंगे और आइंदा इलेक्शन में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी माजी की तरह आइंदा भी तनहा मुकाबला करेगी। तहम साबिक़ा दौर हुकूमत में कुछ गलतियों का इतराफ़ करते हुए बताया कि कारकुनों और मुकामी क़यादत को साथ लेकर चलने में कमी रही, सहाफ़ियों के मसाइल मुकम्मल हल नहीं हो सके और गल्फ पॉलिसी भी नहीं बनाई जा सकी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ उमूर को संजीदगी से ना लेने की वजह से सीटों का नुकसान हुआ। तहम आइंदा तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मई जून में रुकनियत मुहिम और कारकुनों की तरबियत शुरू की जाएगी। डीलिमिटेशन के बाद सीटों में इजाफा पार्टी के लिए नए मौक़े पैदा करेगा।
हैदराबाद में डेकोरेशन अशिया के गोदाम में खौफनाक आग। हैदराबाद के राजेंद्र नगर सर्कल के तहत शिवरामपल्ली की सर्वारेड्डी कॉलोनी में इतवार को सजावटी सामान के एक गोदाम में भयानक आग लग गई, जिससे मुकामी लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। प्लास्टिक, फ्लेक्स बैनर्स और थर्माकोल जैसी निहायत आतिशगीर अशिया की मौजूदगी की वजह से आग तेजी से फैल गई और इसकी लपेट में आकर करीब का एक मकान भी मुतासिर हो गया। पूरे इलाके में घना धुआं छा गया, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मामला दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सिद्दीपेट में बायोगैस प्लांट का श्रीधर बाबू ने संगे बुनियाद रखा। वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने सिद्दीपेट जिले के नरमेटा में बायोगैस प्लांट की तामीर का संगे बुनियाद रखा। खानगी इदारे जोनोजोले बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड से 700 करोड़ की सरमाकारी के जरिए ये प्लांट कायम किया जा रहा है। श्रीधर बाबू ने सनती तरक्की और सरमाकारी की सूरत में हुकूमत से सहूलतों और मुराद की फराहमी से वाकिफ कराया। प्रोजेक्ट से मुकामी तौर पर 1400 अफराद को रोजगार हासिल हो सकता है। 30% रोजगार खवातीन के लिए मुख्तस किया जाएगा। बायोगैस प्लांट की सलाहियत रोजाना 100 टन रहेगी। पहले और दूसरे मरहले में 3 अलहदा प्लांट्स कायम किए जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले में 4 प्लांट्स के क़याम का मंसूबा है। पोल्ट्री, मवेशियों और ज़राअत के वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए बायोफ्यूल गैस तैयार की जाएगी। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत ने बायोगैस प्लांट्स के क़याम की हौसला अफजाई की। श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना सरमाकारी के मामले में मुल्क की पसंदीदा रियासत बन चुकी है। गुज़िश्ता 2 बरसों में कई बैनुल-अक़वामी इदारों ने तेलंगाना में सरमाकारी से इत्तेफाक किया है। भारत फ्यूचर सिटी में सरमाकारी के लिए कई मुआहदे किए गए। ट्रैफिक चालान से बचने की होशियारी महंगी पड़ी। बटन दबाते ही कार का नंबर प्लेट बदलने की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। जुबली हिल्स में ट्रैफिक चालान से बचने के लिए एक BMW कार ड्राइवर की होशियारी इसी पर भारी पड़ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में एक ऐसी जदीद तकनीक नस्ब कर रखी थी जिसके जरिए स्टीयरिंग के पास मौजूद बटन दबाते ही गाड़ी की नंबर प्लेट बदल जाती थी। ताहम रोड नंबर 1 पर हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पुलिस की चौकसी ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गांधीनगर के साकिन गौतम नामी शख्स को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इसने खामोशी इख्तियार कर लिया और अपनी तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। चूंकि वो हालत नशे में था, इसीलिए एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया। कार ऑटोमेटिक होने की वजह से कांस्टेबल ने गलती से स्टीयरिंग की दाईं जानिब मौजूद एक बटन दबा दिया, जिससे अचानक गाड़ी की नंबर प्लेट बदल गई और वहां मौजूद पुलिस मुलाजिमीन दंग रह गए। मुआयने पर मालूम हुआ कि गाड़ी के सामने वाले हिस्से पर दिल्ली का नंबर था, जबकि पिछली जानिब तेलंगाना की नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस ने फौरी तौर पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर की जांच की, जिससे तस्दीक हुई कि गाड़ी का असल नंबर दिल्ली का ही है। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में गौतम के खून में अल्कोहल की मिकदार 137 पाई गई, जो कि कानूनी हद से कहीं ज्यादा है। जुबली हिल्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर एन रविंदर ने मीडिया को बताया कि गौतम के खिलाफ नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और पुलिस को धोखा देने के इल्जाम में जुबली हिल्स लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और मुलजिम के खिलाफ तफसीली तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस हफ्ते सोने की चमक में इजाफा, चांदी तकरीबन 12,000 रुपये हो गई महंगी। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,50,327 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है, जो गुज़िश्ता हफ्ते इसी दिन 1,46,608 रुपये फी 10 ग्राम थी। इस तरह एक हफ्ते में सोने की कीमत में 3,719 रुपये फी 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,37,700 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है, जो पहले 1,34,293 रुपये थी। इसी तरह 18 कैरेट सोने की कीमत 1,09,130 रुपये फी 10 ग्राम से बढ़कर 1,12,745 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी बरकरार रही। चांदी की कीमत एक हफ्ते में 12,121 रुपये बढ़कर 2,39,934 रुपये फी किलो हो गई, जो गुज़िश्ता हफ्ते 2,27,813 रुपये फी किलो थी। खलीजी ममालिक को तरबूज भेजना बंद, छत्तीसगढ़ के खेतों से मंडी तक फैल गया नुकसान का बहरान। छत्तीसगढ़ से खलीजी ममालिक खास तौर पर दुबई को भेजे जाने वाले तरबूज की बरामदात इस बार जंग और समंदरी रास्तों में रुकावट की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसके नतीजे में मुकामी मंडियों में तरबूज की भारी मिकदार जमा हो गई और कीमतें बहुत कम हो गई। किसानों को तकरीबन 300 करोड़ रुपये तक के नुकसान का खदशा है। पहले जहां तरबूज 20 से 25 रुपये फी किलो फरोख्त होता था, अब वो 7 से 8 रुपये फी किलो तक गिर गया है। इस सूरत हाल से किसान और ताजिर दोनों मुतासिर हुए हैं। गर्मी के मौसम में छत्तीसगढ़ के तरबूज की खलीजी ममालिक में भारी मांग रहती थी। इन्हें मुंबई बंदरगाह के जरिए बैरूनी मुल्क भेजा जाता था, लेकिन इस बार समंदरी रास्ते मुतासिर होने की वजह से बरामदात मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं। पहले जो ताजिर उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों से तरबूज खरीदकर बैरूनी मुल्क भेजते थे, वो इस बार नहीं पहुंच रहे हैं।
अबनाए हरमुज खुले या ना खुले, सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, दिफाई माहिर पीके सहगल ने कहा। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अबनाए हरमुज की सूरत हाल ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए हैं। इस तनाजुर में दिफाई माहिर पीके सहगल ने खबरदार किया है कि इस बहरान के सबसे संगीन असरात भारत पर मुरतब हो सकते हैं। पीके सहगल ने कहा है कि चाहे अबनाए हरमुज खुली रहे या बंद हो जाए, आने वाला वक्त पूरी दुनिया के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो सकता है। ताहम भारत को तवील मुद्दत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इनके मुताबिक ईरान में हालिया तनाज़ात की वजह से बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ है, जहां रिफाइनरियां, पाइपलाइनें और बंदरगाहें तबाही का शिकार हो चुकी हैं। उनका कहना था कि इन तनसीबात की बहाली में कई साल लग सकते हैं, जिसके असरात आलमी मईशत पर भी मुरतब होंगे। उन्होंने बताया कि भारत तवानाई के शोबे में खासा इन्हिसार मशरक़ी वस्ता पर करता है। इनके मुताबिक भारत की तकरीबन 88% LPG और 20% LNG इसी खित्ते से आती है, जबकि 59% खाम तेल भी यहीं से हासिल किया जाता है। इसके अलावा खलीजी ममालिक से भारत को सालाना 65 से 70 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भी मौसूल होती है, जो अब मुतासिर हो सकती है। दिफाई माहिर ने मजीद कहा कि इस बहरान के असरात सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ज़राई और सनअती शोबे भी इससे बुरी तरह मुतासिर होंगे। मशरक़ वस्ता की जंग में रूस की एंट्री, अमेरिका ईरान जंग के दरमियान पुतिन ने की सालिसी की पेशकश, कशीदगी कम करने पर तवज्जो। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग इस वक्त नाजुक हालत से गुजर रही है। 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन इसे पायदार बनाने के हवाले से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई मीटिंग कामयाब नहीं रही। अमेरिका और ईरान 1979 के बाद पहली बार एक मेज़ पर साथ आकर इख्तलाफात को हल करने के लिए बैठे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन सब के दरमियान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। रूसी सदर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की। इस गुफ्तगू में पुतिन ने वाज़ेह किया है कि रूस पूरे खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। क्रेमलिन की जानिब से जारी मालूमात के मुताबिक रूस चाहता है कि बातचीत के जरिए इस बहरान का हल निकाला जाए और पूरे इलाके में इस्तेहकाम आए। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से अमेरिका के हवाले से एतमाद की कमी वाज़ेह नजर आ रही है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखर खालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अब तक तेहरान का एतमाद जीतने में नाकाम रहा है। उन्होंने यह भी इशारा दिया है कि हालिया अमन मुज़ाकरात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद अब भी बरकरार है, जो किसी भी मुआहदे में बड़ी रुकावट बन सकता है। रूस की इस पहल को इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि वो खुद को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है जो दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकता है। रूस और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं और हाल ही में यूक्रेन रूस के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने भी सालिसी की पेशकश की थी। इस हवाले से पुतिन और ट्रंप ने अलास्का में भी मुलाकात की थी। इन सब के दरमियान इसराइल को भी इस जंग में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा है। इसराइल ने बताया है कि इस जंग की वजह से दिफाई बजट में 11.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।